वेबिनार में जुड़े सभी लोगों का स्वागत है। आज गिरनारी मंडल का 582वां वेबिनार है। 582 582वां वेबिनार है। और आज के वक्ता है अहमदाबाद से वैद्य श्री सुधेंदु त्रिपाठी साहब, जो आज जीवनचर्या, खान पान की आदतें और स्वास्थ्य विचार भाग 3 में स्वास्थ्य संबंधी जानकारी देंगे। तो मैं उनसे विनती करता हूँ वैद्य श्री सुधेंदु त्रिपाठी साहब से कि वो अपना वक्तव्य अब शुरू कर सकते हैं। नमस्कार सर, जय धन्वंतरी। बहुत बहुत नमस्कार सर, जय धन्वंतरी, जय आयुर्वेद। बहुत आभारी हूँ मैं इस विद्वत मंडल का कि जिसने मुझ जैसे बाल दल के प्रतिभागी को ऐसा मौका दिया और ऐसा मौका बार बार दिया। इष्ट देव को याद करते हुए शुरू करता हूँ। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्युर्मोक्षयमामृतात्। गुरुजनों को प्रणाम करते हुए ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। इसके पहले के भागों में जो हमने देखा वो देखा कि जीवनचर्या क्या है, खान पान क्या होता है, जीवन का हमारा लक्ष्य क्या है, शरीर से हमको क्या समझना चाहिए, उससे क्या अपेक्षा रखनी चाहिए, आदतें उस पे किस तरीके से प्रभाव डालती हैं, खान पान का महत्व क्या है और खान पान और स्वास्थ्य में अंतर संबंध क्या है। उसके बाद दूसरे भाग में हमने देखा कि मनुष्य के शरीर की बनावट क्या है, उसके विभिन्न तंत्र क्या हैं और वो किस तरीके से एक दूसरे पे निर्भर हैं और एक दूसरे से स्वतंत्र भी हैं। फिर उसके बाद हमने देखा कि उनका जो विशिष्ट काम है वो क्या है और उसके बाद उनकी विशेषताएं क्या हैं, वो सब चीजें देखते हुए हमने ये जानने की कोशिश की कि ये कितना जटिल तंत्र है और उससे संबंधित कुछ एक सोचने योग्य गहन चिंतन भी किया। जैसे हमारा जो चयापचय है उसको किस तरीके से सही रखा जा सकता है और हम किस तरीके से हमारे तंत्रों का ध्यान न रखकर कहीं न कहीं गलती कर रहे हैं। तो उससे आगे बढ़ेंगे और उसके बाद हमने ये भी देखा कि मनुष्य की लाक्षणिकता क्या है, जैसे वो भाव प्रधान है, करुणा प्रधान है, प्रेम है, बुद्धि विवेक, इन सब चीजों से गुणों से युक्त है। फिर उसके बाद हमने देखा कि दिनचर्या क्या है और कौन कौन से दिनचर्या के भाग हैं, जैसे प्रातः उत्थान, मलोत्सर्ग, दंत धावन, नस्य, गंडूश यानी मुंह धावन, अभ्यंग, व्यायाम, स्नान, भोजन, सद्वृत्त, निद्रा आदि। सर स्लाइड नंबर 21 पे चले जाइएगा। साथ में पिछली बार जो बात हुई थी पिछले भाग में, वो बात हुई थी पाश्चात्य तर्कों के अनुसार शरीर या शरीर तंत्र क्या है। और मैं
ये भी मैंने बोला था कि भारतीय परंपरा के अनुसार, आयुर्वेद के सिद्धांतों के अनुसार शरीर और शरीर तंत्र क्या है, इस पे भी बात करेंगे। पर मुझे ऐसा लगता है कि जो आयुर्वेद का अथाह सागर है, उसमें गोता लगा के उसको संपूर्ण तौर पे आप लोगों के सामने प्रस्तुत करना एक दो भाग का काम नहीं है, और भूमिका बहुत लंबी हो जाएगी तो रस जो है इस विषय का कम पड़ जाएगा। तो इसलिए कुछ ध्यातव्य बातें करते हुए मैं आगे बढ़ता हूँ। जरूरत पड़ेगी और यदि आप लोगों की आज्ञा होगी तो उसको वापस अन्य तरीके से लिया जाएगा। तो वापस चिंतन करने की जरूरत है कि एक मूल जो है सिद्धांत, दो तीन जो अपने अनुभव के आधार पे, अपने वैचारिकता के आधार पे मुझे लगते हैं, वो मैं आप लोगों के सामने प्रस्तुत करता हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि हमारा शरीर जो है एक भाड़े के मकान जैसा है। हम जब जीवन लेके आते हैं तो जिस तरीके से हमारा भाड़ा करार होता है किसी भी जगह का, उस तरीके से हमारे जीवन का भी एक करार है, उसकी एक अवधि है और कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस हैं। उन टर्म्स एंड कंडीशंस को, जैसे मान लीजिए हम कहीं भाड़े पे रहते हैं, हमने घर ठीक ठाक नहीं रखा, तो मकान मालिक क्या करेगा? मकान मालिक बोलेगा भाई घर ठीक से रखो वरना तुमको निकाल देंगे, या तुम पे पेनल्टी लगेगी। अब निकाल देना यानी जीवन की समाप्ति, और पेनल्टी लगना यानी किसी न किसी प्रकार का रोग या दोष। ठीक, तो कहीं ना कहीं ये चीजें जब जब हम इस शरीर रूपी मकान को ढंग से नहीं रखते, वो चाहे दिनचर्या के माध्यम से हो, चाहे एक्सरसाइज के माध्यम से हो, चाहे खान पान के माध्यम से हो, तब तब हमको कोई न कोई पेनल्टी लगती है। अच्छा, दूसरा जो सिद्धांत है मेरा वो ये है कि प्रकृति जो है, प्रकृति को अगर देखा जाए तो वो शक्तियों और तत्वों का शाश्वत बहाव है। जल चक्र ले लीजिए, जल चक्र यानी पानी का वाष्पीकरण, वाष्पीकरण से उनका बादलों में परिवर्तित होना, संघनन, और संघनन के पश्चात पानी के रूप में, वर्षा के रूप में, हिम के रूप में पृथ्वी पर पुनः आना। ये एक तत्वों का शाश्वत बहाव है। जल तत्व की बात हुई। इसी तरीके से जो मैटर है, पृथ्वी तत्व है, उसके साथ साथ अन्य जो खनिज पदार्थ हैं, कोई भी शरीर हो, मनुष्य का शरीर हो या किसी पशु का शरीर हो, पौधे या वृक्ष का शरीर हो, आप देखें सारी की सारी चीजें कार्बन मैटर है। और जो चीजें जमीन में दब जाती हैं उनका अगर एजिंग निकालना होता है तो कार्बन डेटिंग पद्धति का प्रयोग किया जाता है। तो अब क्या है कि अगर देखा जाए जीवन चक्र, तो सारी चीजें जब विकसित होती हैं तो ये कार्बन मैटर और इसके अलावा जो भी खनिज तत्व हैं और उसके अलावा जल तत्व, वायु तत्व, सारे के सारे तत्वों का कहीं ना कहीं संचयन करते हैं। संचयन करते हैं मतलब जोड़ते हैं, इकट्ठा करते हैं। और जैसे ही जीवन का अंत होता है, वो सारी की सारी चीजें किसी भी माध्यम से, चाहे वो दफनाना हो, चाहे वो जलाना हो, चाहे वो पक्षियों को खिला देना हो, किसी पशु द्वारा खा जाया जाना हो, सारे के सारे रूप में वो अंततोगत्वा मल मूत्र या बाकी चीजों के रूप में पृथ्वी में ही मिल जाता है। तो
और शक्तियों की बात करें तो जैसे मान लीजिए आपने भोजन ग्रहण किया, भोजन ग्रहण करने के बाद आपको ऊर्जा की उत्पत्ति महसूस हुई, ऊर्जान्वित हुए आप। उसके बाद आपने कुछ कार्य किया, कार्य करने के बाद वो ऊर्जा वापस उसी वातावरण में लौट गई और उसके बाद फिर वह पुनः उसी चक्र में चलती रहती है। तो प्राकृतिक शक्तियों और तत्वों का शाश्वत बहाव है। अच्छा, बहाव मतलब कंटिन्यूअल फ्लो, झरने की तरह, वायु की तरह, वेगवान। और संचयन की एक सीमा है। उस सीमा निर्धारण से अगर हम ऊपर जाते हैं तो वो कैसे रिएक्ट करता है? वो ऐसे रिएक्ट करता है जैसे आप मान लीजिए एक प्रेशर कुकर। अच्छा, प्रेशर कुकर में जो सीटी लगी हुई है उससे हमको यह सुविधा प्राप्त होती है कि धीरे धीरे प्रेशर रिलीज होता रहे, उसमें विस्फोट ना हो। लेकिन वही अगर सीटी फंस जाती है तो विस्फोट होता है। तो कई बार ऐसा विस्फोट अलग अलग प्रकार की बीमारियों के रूप में होता है। जैसे मान लीजिए जल तत्व अगर बाहर नहीं निकलता है तो डायलिसिस करना पड़ता है। मल तत्व अगर बाहर नहीं निकलता है तो संग्रहणी हो जाती है। या अच्छा, अगर प्रेशर क्रिएट हो रहा है तो उसके साथ साथ हीट भी क्रिएट होती है। तो आपकी आंतों में बड़ी और छोटी दोनों छाले पड़ सकते हैं, जिसको पेप्टिक अल्सर कहते हैं। पाइल्स, भगंदर जैसी दिक्कतें हो सकती हैं। इसी प्रकार जब बहाव कम होता है तो सेडिमेंटेशन होता है। पिछले बार के भाग में हम लोगों ने बात की थी कि उसके कारण पथरी हो सकती है। इसी तरीके से रक्त विकार अलग अलग तरीके के हो सकते हैं, जो कि कहीं ना कहीं पित्त तत्व की तरफ लक्षणा देते हैं, लेकिन वो अंततोगत्वा किन्हीं पदार्थों का अवरोध मात्र है। तीसरा जो मेरा सिद्धांत है वो ये है कि जीवन का क्रमिक विकास और पतन होता है। अच्छा, ये जो मैं शाश्वत बहाव की बात कर रहा था, इसी शाश्वत बहाव में जो ऊर्जा का बहाव है उसकी भी बात मैं करता हूं। और ऊर्जा का बहाव अगर निरंतर नहीं रहता तो वो विविध तत्वों के रूप में हमारे शरीर में संग्रहित होता है, जो कभी कोलेस्ट्रॉल बनता है, कभी शुगर के रूप में दिखता है। तो ये सारी चीजें होती हैं। तीसरा जो सिद्धांत है वो जीवन का क्रमिक विकास और पतन एक शाश्वत सत्य है। तो जो ऊपर दूसरा बिंदु है, प्रकृति शक्तियों और तत्वों का शाश्वत बहाव, उसी का वेगानुवेग कम या ज्यादा समय क्रम के अनुसार, जीवन की स्थिति के अनुसार होने पे क्रमिक विकास होता है और क्रमिक पतन भी होता है। इसको इस तरीके से समझ सकते हैं कि मान लीजिए एक बच्चा है, शुरुआत में जब वो पैदा होता है तो उसका खुराक होता है एक बार का। हालांकि वो कई बार खुराक लेता है, लेकिन उसका खुराक होता है 5 से 10 चम्मच दूध। जब वो 1 साल का होता है तो वो 1 कटोरी तक दूध पी पाता है, 2 कटोरी तक दूध पी पाता है। थोड़ी जो फ्रीक्वेंसी है उसकी भोजन लेने की वो कम होती जाती है, लेकिन वो पी पाता है। और धीरे धीरे इस ऊर्जा का और मैटर का, दोनों का वहां पे संचयन होता है। लेकिन वो संचयन जो प्रकृति प्रदत्त सीमा है उसके अंतर्गत होता है, इसलिए स्वास्थ्य में अवृद्धि होती। लेकिन जब बड़े होने के बाद या बचपन में भी वही चीज प्रकृति प्रदत्त सीमा जो है उससे
ज्यादा होता है तो आप देखेंगे कई सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो काफी सुदृढ़ और मोटापे के शिकार होते हैं। बड़ों में भी ऐसा होता है और इनके साथ साथ कई सारे रोग जुड़े हुए हैं, वो हमको आपको सभी को विदित है। तो ये कुछ सोचने योग्य सिद्धांत मूलभूत तौर पे जो मुझे समझ में आए वो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया। अब दिनचर्या का जो प्रथम चरण है उसको प्रातः उत्थान के रूप में जाना जाता है। तो जिस तरीके से सारी की सारी चीजों की कोई न कोई एक विशिष्ट पद्धति होती है, उसी तरह से प्रातः उत्थान यानी सुबह उठने की भी एक विशिष्ट पद्धति है। सोकर उठने का भी एक सही तरीका होता है। अगर आपको यह तरीका पता है तो सारे दिन आप तरोताजा और ऊर्जा से भरपूर रहेंगे। जिस तरह से किस करवट आप सो रहे हैं उसका असर आपकी नींद पर पड़ता है, उसी तरह आप किस तरह सोकर उठे हैं वह भी आपके स्वास्थ्य को प्रभावित करता है। सोकर उठने का सही तरीका आयुर्वेद और आधुनिक विज्ञान दोनों ही मानते हैं कि बिस्तर की दाईं तरफ से उठना चाहिए। सोने के लिए मानते हैं कि बाईं करवट सोना चाहिए और उठने के लिए मानते हैं कि दाईं तरफ से उठना चाहिए। आयुर्वेद के हिसाब से आपके शरीर की दाईं तरफ सूर्य नाड़ी होती है, इसलिए जब आप दाईं करवट से उठते हैं तो इससे आपका पाचन तंत्र मजबूत होता है और बाकी सारे तंत्र भी सुचारू रूप से कार्य करते हैं। क्या ध्यान देने योग्य बात है उठते समय? तो कमर को तकलीफ ना दें। दाईं करवट उठने के अलावा यह भी जरूरी है कि सोकर उठते समय आपकी कमर में मोच वगैरह न आए। इसके लिए ये चीजें करनी चाहिए। जब हम सोते हैं तो हमारा शरीर जो है वो स्थिर अवस्था में लगभग 8 घंटे के आसपास पड़ा रहता है। अभी कोई भी चीज स्थिर अवस्था में पड़ी रहती है, हालांकि हम करवट लेते रहते हैं, स्थितियां बदलते रहते हैं, लेकिन फिर भी। और आजकल जो पंखा और एसी का जमाना है उसमें क्या होता है, अकड़न जकड़न ज्यादा हो जाती है। कई बार आप लोगों ने महसूस किया होगा कि जब हम सुबह में उठते हैं तो हमको एक अलग तरह की अकड़न लगती है, और वही अगर 5 मिनट का वार्मिंग अप कर लिया जाए तो सारा शरीर रिलैक्स हो जाता है। तो ऐसी स्थिति में अच्छा कोई चीज अकड़ जाए और उसको जबरदस्ती मोड़ो तो क्या होगा, टूटेगा या ऐंठेगा। और टूटेगा और ऐंठेगा तो कभी कोई नस दब सकती है, कोई मांसपेशी खिंच सकती है, कोई हड्डी भी टूट सकती है, क्योंकि डिसबैलेंस होने के कारण हम गिर भी सकते हैं। तो इसके लिए झटके से ना उठें। जब भी झटके से बिस्तर से उठेंगे तो कमर में मोच आने की आशंका ज्यादा रहेगी, इसलिए आराम से स्ट्रेचिंग करके बिस्तर छोड़ना चाहिए। बिस्तर से उठने के लिए पहले हाथों का सहारा लें, इससे आपकी गर्दन और कमर पर बेवजह जोर नहीं पड़ेगा। उठकर बैठने के बाद कुछ देर बिस्तर पर बैठकर रिलैक्स करें, हड़बड़ा कर नहीं उठें। इससे क्या होगा, कोई भी जो मोच वोच आने की संभावनाएं हैं, नसें खिंच जाने की संभावनाएं हैं, वो सब चीजें दूर हो जाएंगी। अच्छा, हाथों का सहारा लेने से आपका जो बॉडी मास है उसका सेंटर ऑफ एक्सिस बढ़ जाता है, जिसको बोलते हैं प्रेशर का स्प्रेड आउट होने के कारण या मास का स्प्रेड आउट होने के कारण एक ही जगह पे जोर नहीं पड़ता है, तो वो अंततोगत्वा सभी के लिए लाभकारक है। शास्त्रों के अनुसार सुबह उठकर बिस्तर से जमीन पर अपने पैर रखने से पहले व्यक्ति को धरती को प्रणाम करना चाहिए, क्योंकि शास्त्रों में भूमि को भी देवी माना गया है। ऐसे में जब हम धरती पर पैर रखते हैं तो उसमें हमें दोष लगता है, इसलिए हमें इस दोष को दूर करने के लिए धरती को प्रणाम कर उनसे क्षमा मांगनी चाहिए। और जब हम इस धरती का सम्मान करते हैं तो धरती माँ की कृपा
हमारे घर परिवार पर बरसती है और हमारे जीवन की मुसीबतें कम होती हैं। कुछ एक मंत्र है जिनके अनुसार हम लोगों को ये चीजें करनी चाहिए। कराग्रे वस्ते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूले तु गोविंद, प्रभाते कर दर्शन। हाथ के अग्रभाग में लक्ष्मी, मध्य में सरस्वती तथा मूल में गोविंद भगवान का वास होता है और प्रातः काल हमको पुरुषार्थ प्रतीक रूप हाथों का दर्शन और वंदन करना चाहिए। वैसे इसको मैं इस तरह भी समझता हूं कि भाई हमारे जीवन में लक्ष्मी प्रमुख हो गई है, चाहे सामने से आ रही हो या जा रही हो, बिना गिने नहीं चलता है, ठीक है। और गिनने का काम हाथ के आगे अग्रभाग से होता है, कराग्रे। अच्छा, दूसरी चीज क्या है, जितना इन्वेस्ट करोगे उतना पाओगे, तो उसके लिए हमेशा तत्पर रहना चाहिए, निकाल के देना और लेना दोनों के लिए। और कर मध्य सरस्वती, आप अगर हथेली देखेंगे तो हथेली का जो बीच का भाग है उसमें नीचे की तरफ जगह है, यानी कि वहां पे कोई चीज स्थिर रह सकती है, उसको आप रख सकते हैं। तो लक्ष्मी क्या है, आदान प्रदान की वस्तु है, और सरस्वती क्या है, विद्या क्या है, वो संचयन की वस्तु है। उसको सहेज के रखें, लोगों को दे अच्छी बात है, लेकिन साथ में सहेज के रखें। और दोनों चीजों जो कि जीवन उपयोगी हैं, वो बिना मेहनत के नहीं आने वाली, और हाथ का जहां बल प्रयोग करना होता है तो उसमें आप देखेंगे कि उंगलियों से, अंगूठे से नहीं, हत्थे से, कलाई और उसके पीछे के हिस्से से प्रयोग किया जाता है। जैसे आप कि किसी से मार हो जाए, लड़ाई हो जाए, तो सबसे पहले आदमी मुट्ठी बांधता है और उसके बाद प्रहार करता है। तो इस तरीके से है। फिर उसके बाद समुद्र वसने देवी, पर्वत स्तन मंडले, विष्णु पत्नी नमस्तुभ्यम, पाद स्पर्शम क्षमस्वे। समुद्र रूपी वस्त्रों वाली, पर्वत रूपी स्तन वाली और विष्णु भगवान की पत्नी, हे पृथ्वी देवी, तुम्हें नमस्कार करता हूँ। तुम्हें मेरे पैरों का स्पर्श होता है, इसलिए क्षमा याचना करता हूँ या करती हूँ। ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरांतकारी, भानु शशि भूमि सुतो बुधश्च, गुरुश्च शुक्र शनि राहु केतु, कुर्वन्तु सर्वे मम सुप्रभातम। ब्रह्मा मुरारी, त्रिपुर नाशक शिव तथा सूर्य चंद्रमा भूमिपुत्र बुध, बृहस्पति शुक्र शनि राहु केतु, ये सब नवग्रह सभी मेरे प्रभात को शुभ एवं मंगलमय करें, ऐसी प्रार्थना करते हैं। ब्रह्मा के मानस पुत्र बाल ऋषि सनत कुमार, सन नंदन तथा सनातन तथा आसुरी एवं छंदों का ज्ञान कराने वाले मुनि पिंगल, मेरे इस प्रभात को मंगलमय करें। साथ ही नाद ब्रह्म के विवर्त रूप षडज, ऋषभ, गांधार, मध्यम, पंचम, धैवत और निषाद, ये सातों स्वर, और हमारे पृथ्वी से नीचे स्थित सातों रसातल, अतल, वितल, सुतल, रसातल, तलातल, महातल और पाताल मेरे लिए सुप्रभात करें। सप्त समुद्र अर्थात भूमंडल के लवणाब्धि, इक्षु सागर, सुराणु, आज्य सागर, दधि सागर, क्षीर सागर और स्वादुजल रूपी सातों सलिल तत्व, सप्त पर्वत, महेंद्र, मलय, सहयाद्रि, शक्तिमान, अरेक्षवान, विंध्य और परियात्र, सप्त ऋषि कश्यप, अत्रि, भारद्वाज, गौतम, जमदग्नि, वशिष्ठ और विश्वामित्र, सातों द्वीप, जम्बू, प्लक्ष, शाल्मली, कुश, क्रौंच, शाक, पुष्कर, सातों वन, दंडकारण्य, खंडकारण्य, चंपकारण्य, वेदारण्य, नैमिषारण्य,
ब्रह्मारण्य और धर्मारण्य, भूलोक आदि सातों भुवन, भूव भुव स्व मह जनः तपः और सत्य सभी मेरे प्रभात को मंगलमय करें। अपने गुण रूपी गंध से युक्त पृथ्वी, रस से युक्त जल, स्पर्श से युक्त वायु, ज्वलनशील तेज तथा शब्द रूपी गुण से युक्त आकाश, महत्तत्व बुद्धि के साथ मेरे प्रभात को मंगलमय करें, अर्थात पांचों बुद्धि तत्व कल्याण हों। इन श्लोकों का प्रातः स्मरण भली प्रकार से ज्ञान पूर्वक करके आदर पूर्वक पढ़ना चाहिए। ठीक ठीक धर्म में निष्ठा रखकर अखंड भारत का स्मरण करना चाहिए और अखंड राष्ट्र बनाने की कोशिश करनी चाहिए। तो अगर देखा जाए तो सुबह सुबह इन मंत्रों को पढ़ने का, उच्चारण करने का मूल ध्येय ये है कि एक जो भी हमारे इर्द गिर्द तत्व है, प्रकृति है, उन सब के प्रति हमारा ग्रेटिट्यूड, एक जो है सिद्धांत है भूगोल में, जो कि बाद में साइकोलॉजी में भी आया, नियतिवाद, नवनियतिवाद और मानववाद। तो नियतिवाद, मानववाद और नवनियतिवाद। नियतिवाद मतलब ये है कि संसार में जितनी सारी चीजें हैं उस पे मनुष्य का कोई बस नहीं है। उनका खंडन करते हुए विचारकों ने बोला नहीं, मनुष्य का दिमाग बहुत तेज है और वो अपने वैचारिक शक्ति के कारण विविध संसाधनों में बदलाव करके अपने अनुसार स्थितियों को बदल सकता है। फिर बाद में अनुभव किया गया कि यार कोई भी जो है प्राकृतिक आपदा होती है, कई सारी ऐसी चीजें होती हैं जिसमें मानव का कोई बस नहीं होता, तो अंततोगत्वा स्वीकार किया गया कि प्रकृति बहुत शक्तिशाली है, मानव बुद्धि भी बहुत शक्तिशाली है, किंतु दोनों के बीच सामंजस्य की आवश्यकता है। इसको हमारी संस्कृति, हमारा आयुर्वेद हमेशा से स्वीकार करता रहा है और जो कि एक बैलेंस्ड अप्रोच लेके चलता है। तो अब इसको और आगे बढ़ाते हैं और सूर्योदय से पूर्व उठने के लाभ क्या होते हैं वो भी देख लेते हैं। सूर्योदय से पूर्व उठना चाहिए क्योंकि उस समय वातावरण प्रदूषण रहित रहता है, प्राण वायु की मात्रा सर्वाधिक रहती है। सुबह वातावरण के प्रभाव से अपने शरीर में उपयोगी रसायन स्रावित होते हैं जिनसे ऊर्जा एवं उत्साह का संचार होता है। ब्रह्म मुहूर्त का समय लगभग 3:30 बजे से सूर्योदय के पूर्व तक माना गया है। अभी जो हम बात कर रहे थे प्रातः उत्थान की, तो प्रातः उत्थान करके आदमी सबसे पहले स्पर्श करता है पृथ्वी को, और पृथ्वी एक मूल तत्व है। इसका प्रयोग पंचकर्म चिकित्सा में भी किया जाता है। तो पृथ्वी तत्व के बारे में और उससे होने वाली चिकित्सा के बारे में, जिसको मड थेरेपी कहा जाता है, उसके बारे में भी थोड़ा प्रकाश डालता हूँ। मिट्टी चिकित्सा या मड थेरेपी प्राकृतिक चिकित्सा के अंतर्गत आने वाली एक ऐसी विधि है जिसमें शरीर एवं मन के अलग अलग विकारों को दूर करने के लिए मिट्टी का विभिन्न तरीकों से प्रयोग किया जाता है। यह भारत की बहुत ही प्राचीन चिकित्सा पद्धति है जिसके माध्यम से आज भी नेचुरोपैथी के डॉक्टर रोगों का उपचार करते हैं। मिट्टी चिकित्सा शरीर को शीतलता प्रदान करती है, दुर्गंध दूर करने वाली, शरीर को डिटॉक्स करने में सहायक और वातावरण को शुद्ध और स्वच्छ रखने की क्षमता रखती है। मिट्टी चिकित्सा पद्धति में प्रयोग की जाने वाली मिट्टी बहुत ही खास होती है। यह मिट्टी साफ सुथरी और जमीन से 3 से 4 फीट नीचे की होनी चाहिए। यह मिट्टी कंकड़ रहित होनी चाहिए ताकि अच्छी तरह से इसका पेस्ट बनाया जा सके। पेस्ट बनाने से पहले मिट्टी को सुखाया जाता है और उसके बाद लेप के लिए पेस्ट तैयार किया जाता है।
मिट्टी चिकित्सा के प्रकार दो तरीके के हैं। यहाँ पे दो तरीके का उपचार बताया गया है। इसके अलावा, क्योंकि ये प्राकृतिक चिकित्सा की बात चल रही है, इसके अलावा भी मिट्टी का प्रयोग किया जाता है, उस पर भी मैं चर्चा करूंगा। तो मिट्टी की पट्टी यह प्राकृतिक चिकित्सा का एक खास उपचार है, जिसमें पेट और माथे पर मिट्टी की पट्टी का प्रयोग किया जाता है। जरूरत पड़ने पर शरीर के अन्य हिस्सों में भी पट्टी का प्रयोग किया जा सकता है। मिट्टी स्नान या मिट्टी लेप, मिट्टी आसमान के लिए किसी बड़े बर्तन में मिट्टी को लेकर मिट्टी का लेप तैयार किया जाता है। इस लेप को पूरे शरीर में सिर से लेकर पांव तक मिट्टी का लेप किया जाता है। इस प्रक्रिया में एक्सपर्ट रोग और रोग की प्रकृति के अनुसार लेप लगाते हैं। इन उपचार पद्धतियों को खुद से करने से बचना चाहिए और हमेशा एक्सपर्ट की देखरेख में करना चाहिए। अच्छा, मिट्टी को अगर देखा जाए तो मिट्टी तत्व की जो प्रकृति है वो क्या है? वो प्रकृति है धारण करने की प्रकृति। मिट्टी वो ऊर्जा यानी कि ताप भी धारण कर सकती है, अग्नि भी धारण कर सकती है, वायु भी धारण कर सकती है, जल भी धारण कर सकती है, आकाश भी उसमें निहित होता है। लेकिन मूल तौर पे जो भी चीजें होती हैं जो भारी होती हैं वो ज्यादा बैठती हैं। तो मिट्टी में मूल तौर पे जो भारी चीजें वो ज्यादा बैठती हैं। तो जल की मात्रा ज्यादा हो सकती है। अगर उसको तापित किया जाए तो जल की मात्रा निकल जाएगी और ताप उसमें रहेगा। अब अलग अलग तरीके के रोगों में इसका अलग अलग तरीके से प्रयोग होता है। मिट्टी चिकित्सा प्राकृतिक चिकित्सा का एक महत्वपूर्ण अंग है। यह शरीर को शीतलता प्रदान करने के साथ साथ शरीर के दूषित पदार्थों को अवशोषित कर शरीर से बाहर निकाल देती है। ये कई रोगों जैसे कब्ज, तनाव, सिर दर्द, अनिद्रा, हाई ब्लड प्रेशर और चर्म रोगों आदि के उपचार में सफलतापूर्वक इसका प्रयोग किया जाता है। सिर दर्द और उच्च रक्तचाप आदि पेट के साथ साथ माथे पर भी मिट्टी पट्टी रखने से उसका लाभ मिलता है। मिट्टी चिकित्सा पद्धति का प्रयोग किसी भी मौसम में किया जा सकता है। यह जानकारी आयुष मंत्रालय की तरफ से अप्रूव्ड जानकारी है जो मैंने अभी तक दिया। अच्छा, अभी कुछ एक चीजें मैंने यहाँ पे अहमदाबाद में ही सीखी हैं। डॉक्टर उपाध्याय हैं उनके अंडर, तो उसमें मिट्टी चिकित्सा के बारे में बताया गया था। यदि आपको मान लीजिए माइग्रेन रहता है, सर दर्द रहता है, तो माथे पे मिट्टी पट्टी करनी चाहिए। माथे पे जो मिट्टी पट्टी की जाती है, जिस तरीके से बताया गया कि मिट्टी अच्छे प्रकार की होनी चाहिए, उसको बराबर छान लीजिए और थोड़ा चिकनी मिट्टी का प्रयोग करें। अगर सर्दी और नेसल कैविटी के कंजेशन और इस तरीके की चीजें रहती हैं तो गर्म पानी का प्रयोग करें, और माइग्रेन और ये सारी चीजें रहती है तो ठंडे पानी का प्रयोग कर सकते हैं। ये देखना पड़ेगा पित्त या वायु किस तरीके की, पित्त, वायु या फिर कफ किस तरीके की विकारों के कारण ये समस्या उत्पन्न हो रही है। कब्ज की समस्या है तो मिट्टी पट्टी का प्रयोग पेट पे, हाथों पे किया जाता है। ये पट्टी माथे की पट्टी से काफी बड़ी होती है। ऐसा कह सकते हैं कि ये लगभग 6 इंच बाई 1.5 से 2 फीट हो सकती है और इसकी मोटाई 1 से 1.5 इंच हो सकती है। इसको लगभग 15 से 20 मिनट रखना चाहिए और शरीर की या रोगी की बलाबल को देखते हुए इसको 30 मिनट से 40 मिनट तक रखा जा सकता है। मौसम की स्थितियों का भी ध्यान रखना चाहिए। यदि मौसम सर्द है तो गर्म पट्टी का प्रयोग करना चाहिए और यदि मौसम नॉर्मल है तो
ठंडे या फिर नॉर्मल पट्टी का प्रयोग किया जा सकता है। शरीर की स्थिति, जैसे हम लोग बुखार उतारने के लिए सामान्य पट्टी का प्रयोग करते हैं, मिट्टी पट्टी का भी प्रयोग किया जा सकता है, लेकिन बुखार में गर्म पट्टी नहीं देनी चाहिए। तो इस तरीके से स्थितियों के अनुसार उसका प्रयोग करना चाहिए। आंखों में जलन होना, आंखों में सूजन होना, ऐसी स्थिति में आंखों पे पट्टी रखी जा सकती है। अगर मान लीजिए थायराइड की समस्या है, पिट्यूटरी ग्लैंड की समस्या है, तो गले पे भी पट्टी रखी जा सकती है। यदि टॉन्सिल्स की समस्या है तो कनपट्टी के नीचे का जो हिस्सा है उस पे मिट्टी पट्टी रखी जा सकती है। इस तरीके से अलग अलग जगहों पे मिट्टी पट्टी का प्रयोग किया जा सकता है। इसके अलावा मिट्टी का प्रयोग सुशोभन के लिए भी होता है, जिसमें खास तरीके की मिट्टी, जिसको मुल्तानी मिट्टी बोलते हैं। अब ये चूंकि फेमस हो गया है, अन्यथा आपके इर्द गिर्द भी जहां क्लेई मिट्टी जिसको बोलते हैं, चिकनी मिट्टी, दोमट मिट्टी, जहां पे नदियों का पाट हो और चिकनी मिट्टी हो, उसका प्रयोग किया जा सकता है। आज से काफी सालों पहले, मतलब स्वतंत्रता के बाद तक भी इनका प्रयोग होता रहा है। सर धोने के लिए मिट्टी का प्रयोग होता रहा है। मड बात की तो बात कर ही रहे हैं, विदेशों में तो इसका बड़ा प्रचलन है। पूरे शरीर पे मिट्टी लेप के धूप में बैठते हैं और उस हिसाब से सौर ऊर्जा का लाभ उठाते हैं। तो वो है। और इसके अलावा कई तरीके की शलाकाएं वात रोगों में विशेष तौर पे प्रयुक्त होती हैं। उसमें मृदा शलाका का या मिट्टी की ईंट का प्रयोग भी, या मिट्टी या फिर रेत की पोटली का प्रयोग किया जा सकता है। ऐसा करने के लिए सबसे पहले मिट्टी को लें, उसका या तो शलाका बनाएं या डंडी बनाएं या फिर पोटली बनाएं। एक जितने विस्तार में सिकाई करनी हो उस हिसाब से आप यंत्र बना सकते हैं, घर पे भी बना सकते हैं, और उसको सुखा लें। सूख लेने के बाद वो ठोस हो जाता है। अब इसको आग में तपाएं और जो भी भाग प्रभावित है उस पे सीधे सीधे नहीं, कपड़ा रख के, क्योंकि त्वचा जो है बहुत ही संवेदनशील होती है, तो कपड़ा रख के या कोई ना कोई ऐसा माध्यम जिससे शरीर की चमड़ी पे ऐसा न छुआ जाए कि वो जल जाए, उसका प्रयोग करें। आप देखेंगे कि इससे बहुत सारे लाभ होते हैं। कई बार ऐसी समस्याएं होती हैं जैसे कंधों का अकड़ जाना, गर्दन का अकड़ जाना, कमर का रह जाना, ऐसे सब उसमें इसका प्रयोग किया जा सकता है। बहुत बढ़िया लाभ मिलता है। तो अब इसके बाद अगर देखते हैं तो एक मैंने चित्र जो है आप लोगों के लिए संयोजित किया है, संकलित किया है। इसमें देखेंगे कि हमारे जो 7 चक्र हैं, वो मूलाधार चक्र है, स्वाधिष्ठान चक्र है, मणिपुर चक्र है, अनाहत चक्र है, विशुद्ध चक्र है, ज्ञान चक्र है और सहस्रार चक्र है। ये जो चक्र हैं, इनको अगर डिटेल में देखा जाए तो वो कुछ एक चीजों की तरफ लेके जाते हैं। जो मूलाधार चक्र है वो बेसिक ट्रस्ट की तरफ लेके जाता है। उसके बाद जो दूसरा चक्र है जिसको स्वाधिष्ठान चक्र बोलते हैं, वो सेक्सुअलिटी और क्रिएटिविटी की तरफ लेके जाता है। मणिपुर चक्र है वो विजडम और पावर की तरफ लेके जाता है। अनाहत चक्र जो है वो लव और हीलिंग की तरफ लेके जाता है। विशुद्ध चक्र जो है वो कम्युनिकेशन की तरफ लेके जाता है, पिट्यूटरी ग्लैंड के पास होता है। अज्ञात चक्र अवेयरनेस की तरफ, और सहस्त्रार चक्र जो है वो स्पिरिचुअलिटी की तरफ लेके जाता है। अच्छा, ये सारे के सारे जो चक्र हैं वो समय के अलग अलग कालखंड में अपने पीक पे होते हैं। जो आपका मूलाधार चक्र है
वो ब्रह्म मुहूर्त से लेके सूर्योदय के कुछ समय पहले तक होता है, जिसमें आपका डाइजेस्टिव सिस्टम और डाइजेस्टिव सिस्टम का एंड पोर्शन और एक्सक्रीटरी सिस्टम ये एक्टिवेट होता है। उसके बाद जो स्वादिष्ठान चक्र है वो एक्टिवेट होता है, जो सेक्सुअलिटी और क्रिएटिविटी की तरफ लेके जाता है। आप देखेंगे जिसको बोलते हैं मॉर्निंग अराउजल, कई बार लोगों को फील होता है, उस पे मैं बहुत डिटेल में बात नहीं करूंगा, हम सब डॉक्टर्स हैं, तो कई बार फील होता है, और जो कि एक तरीके से ये सिग्निफिकेंस है कि हमारा यूरिनरी सिस्टम और रिप्रोडक्टिव सिस्टम एक्टिव है, लेकिन वो लगभग 5:30 6 से 7 बजे तक ऑलमोस्ट एक्टिव रहता है। और आप देखेंगे कि इस समय हम सबसे ज्यादा ऊर्जान्वित महसूस करते हैं, और अगर आप इस समय थोड़ा बाहर निकल जाएं, प्रकृति का आनंद लें, तो इससे शुद्ध हवा और इससे शुद्ध वातावरण आपको कभी नहीं मिलता। अच्छा, इसके बाद क्या होता है, सुबह में नाश्ता वास्ता करके हम लोग उठते हैं और हमारा पाचन तंत्र जो है ना वो एक्टिवेट हो चुका होता है, और उसके बाद हमको एनर्जी फील होती है, विजडम और पावर मणिपुर चक्र से फील होता है। और फिर उसके बाद अब जब इतनी सारी चीजें हो गई, ऊर्जा भी आप में सन्निहित हो गई, तो उसके बाद जो बोलते हैं ना भूखे पेट भजन न होए गोपाला, तो भजन क्या कोई भी चीज नहीं होती है, तो आप एनर्जाइज्ड फील करते हैं और आपको सबके प्रति प्रेम आता है, सबका कल्याण हो ऐसी भावना होती है, और एक आत्मविश्वास जगता है। ये आत्मविश्वास का चक्र है, ये एक्चुअल में जिसको बोलते हैं ना सबकॉन्शियस माइंड, उसका चक्र है। और उसके बाद जो है हम लोग एक दूसरे से वार्तालाप करते हैं, काम में जुटते हैं, कम्युनिकेशन का चक्र होता है। और शाम को सोते समय जो है अवेयरनेस का चक्र होता है। इस समय ऐसा कहा जाता है, सोने से पहले यदि आप कोई चीज याद करते हैं या किसी चीज का ध्यान करते हैं, तो वो काफी लंबे समय तक हमारे पास रहता है। और उसके बाद का जो समय है 2 बजे के आसपास का, 2 बजे से 3:30 बजे तक का, उसको बोलते हैं कि भाई ध्यान और लौ लगना, वो उस समय होता है। तो ये थोड़ा सा मेरी तरफ से जानकारियां थी। आज जो प्रातः उत्थान पे हमने विषय लिया था उस पे, इसके आगे हम जो दूसरा भाग है इसका जो हम लोग बात करते हैं, शायद उषा पान की बात करते हैं। 1 मिनट में देख लेता हूँ। तो उषा पान पे हम लोग इसके बाद बात करेंगे जी। मलोत्सर्ग पे बात करेंगे और दंत धावन पे बात करेंगे। मलोत्सर्ग और दंत धावन पे बात करेंगे इसके बाद। तो बहुत बहुत धन्यवाद मुझे सुनने के लिए। अपने अल्प बुद्धि से जो भी मुझे समझ में आया मैंने आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत किया। आशा है अगर कोई त्रुटि हुई होगी तो उसके लिए क्षमा करेंगे। यान कांच पापान जन्मांतर कृतानि च तान तान प्रेक्षाम दक्षिणा पदे पदे। धन्यवाद। आभार आभार, शुक्रिया, अच्छी जानकारी दी स्वास्थ्य संबंधी। शुक्रिया त्रिपाठी साहब का। अब मैं ठक्कर साहब से अनुरोध करता हूँ कि 2 शब्द कहें। ठक्कर साहब। जय धन्वंतरी। त्रिपाठी जी ने आज जो मूलभूत जीवनचर्या पे क्रम से जिस तरह से उन्होंने एक प्रस्थान किया है,
काफी धन्यवाद के लिए काबिल भी है और समझने के लिए भी, सभी को समझने के लिए भी बहुत उपयोगी है। एक बात इन्होंने जो बताई, ब्रह्म मुहूर्त, चक्रों कैसे काम करते हैं, और साथ में नेचुरोपैथी का भी जो मिट्टी का प्रयोग, और सबसे अहम बात जो सुबह में उठते वक्त, बिस्तर से उठते वक्त जो मंत्रों, श्लोक उन्होंने जो बताए, उसका प्रभाव कुछ अनुभव करने जैसा होता है। अगर किसी को इसका प्रभाव का अनुभव करना है तो सिर्फ, मैं ये नहीं कह रहा हूं, सिर्फ 45 डेज, 45 दिन अगर इस हिसाब से, इस क्रम से श्लोक पठन करके अगर दिनचर्या का शुभारंभ करेंगे तो दैनिक जीवन पे उसका जो प्रभाव आता है वो अनुभूत करने जैसा है। सारे ना करो तो भी चले, लेकिन एक या दो तो अवश्य करना चाहिए, क्योंकि ये जो बॉडी में ऊर्जा का स्रोत जो है वो दिमाग से जुड़ा होता है और मंत्रों की शक्ति दिमाग पे काम करती है। ये सबको ध्यान रखने जैसी बात है, इसको अपनाना चाहिए। बाकी ओवरऑल उन्होंने जिस हिसाब से प्रेजेंटेशन आज दिया है, मेरे हिसाब से तो काफी सूक्ष्म बातें उन्होंने जोड़ के बताई है। कितना आदमी उसमें बटोर लेता है ये व्यक्तिगत बात है, लेकिन बहुत ही दिलचस्प और अनुभव सिद्ध बात जो है, उस पे धन्यवाद देके मैं विराम लेता हूँ दोस्तों। शुक्रिया, आभार ठक्कर साहब का। बहुत बढ़िया रहा व्याख्यान। मंत्र के बारे में बताया, मड थेरेपी એટલે કે मिट्टी चिकित्सा के बारे में भी बताया, 7 चक्रों के बारे में भी अच्छी जानकारी दी, और जीवनचर्या, दिनचर्या के बारे में भी काफ़ी जानकारी दी। आभार, शुक्रिया त्रिपाठी साहब का, धन्यवाद।